नमस्कार। स्वागत है आपका शंकर आईएएस एकेडमी दिल्ली ब्रांच में। इट इज एन एंड टू एंड सोल्यूशन टू ऑल योर एकेडमिक नीड्स। इस मॉड्यूल में हमेशा की तरह हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, डेली एनालिसिस देखते हैं। हम लोग साथ साथ में कुछ प्रीलिम फोकस टॉपिक्स को भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपको देना चाहती हूँ कि प्री स्टॉर्मिंग सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। सबसे खास बात प्री स्टॉर्मिंग की ये है कि सबसे पहले इट इज एग्जाम ओरिएंटेड। आप पूरा एग्जाम जो प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट सीरीज है, आप इसको प्रीलिम्स बेस्ड पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हो। एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल जाती है, आप अच्छे तरीके से गाइडेंस ले सकते हो, आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिल जाते हैं और साथ साथ आप अपना परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो आप प्लीज जल्द से जल्द एडमिशन्स ले लें, सितंबर से चालू होने वाला है। इफ यू लाइक दीज वीडियोज एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो में, तो प्लीज लाइक करें, प्लीज कमेंट करें, हमें कोई भी डाउट बताएं। हमें इनफैक्ट आप फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि हम इस मॉड्यूल को आपके हिसाब से ऑल्टर कर सके, आपके लिए बेहतर कंटेंट ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ टॉपिक्स जो आज हम लोग देखने वाले हैं आज के कुछ टॉपिक्स जो हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक ये है कि महाराष्ट्र में अर्थक्वेक स्वॉर्म्स देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही रेयर है एंड इसको क्यों देखा जा रहा है, तो उस बात पे भी थोड़ा सा देखेंगे कि क्या बात है। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो इट इज रिलेटेड टू कि किस तरीके से हार्ट और उसका ग्रोथ और हार्ट बीट और मॉनसून का कुछ एक रिलेशन है। ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है इसमें, तो मजा आएगा पढ़ने में। तीसरा अगर टॉपिक देखें दिन का, तो इट्स रिलेटेड टू काजीरंगा स्टेट। जो असम स्टेट है, दे हैव एक्चुअली उन्होंने मांग की है कि काजीरंगा का जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है उसका दायरा को कम बढ़ाना है, कम करना है। तो इस बात पे भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं। तो ये भी हम देखेंगे कि व्हाट फस इज ऑल अबाउट। अगर हम लोग तीसरा देखें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार E20 की बात हो रही है एंड इट इज अगेन रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। तो हम ये भी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, पॉलिसी चेंजेस एंड एवरीथिंग। एंड हर मॉड्यूल के लास्ट में जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रीलिम फोकस टॉपिक्स। तो इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक को अगर देखें तो इट इज रिलेटेड टू कि अर्थक्वेक स्वॉर्म्स इन महाराष्ट्र। हम देख सकते हैं कि वाई इज इट इन न्यूज, महाराष्ट्र हैज विटनेस्ड अ क्लस्टर ऑफ स्मॉल अर्थक्वेक्स रिसेंटली, पर्टिकुलरली अराउंड नासिक एंड पालघर। ये दो एरियाज हैं जहां पे हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिल रहे हैं एंड यही चीज को देखते हुए ये पूरा एक आर्टिकल लिखी गई है। सच रिपीटेड earthquakes without a clear identifiable main shocks are termed as earthquake swarms। मेजर शॉक्स नहीं है, जैसे जब भी हम लोग किसी earthquake की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि देर इज अ मेजर शॉक और उसके बाद देर इज सम आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक्स। बट इस केस में ऐसा नहीं है, माइनर माइनर शॉक्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीज एक्सपीरियंस हो रहा है महाराष्ट्र में। द रिसेंट ट्रेमर अगर देखें तो वो बेसिकली वॉज एक्चुअली वेरी शैलो। हम देख सकते हैं बहुत ही लो मैग्नीट्यूड था। तो हम देख सकते हैं ये सब चीज को। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थक्वेक बेसिकली होता क्या है। अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो इट इज सडन रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड टेक्टोनिक स्ट्रेस अलोंग अ फॉल्ट एंड अ फ्रैक्चर। ये ज्यादातर हमें प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट टेक्टोनिक्स उनके इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस वजह से लेकर के हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे वेव्स उत्पन्न होते हैं एंड उस वजह से देर आर सम शेकिंग इन दी ऑन दी अर्थ सरफेस। तो इसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। एपिसेंटर, फोकस, ये सब अलग अलग पॉइंट है इस चीज के, आप अपने ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे। अगर हम लोग देखें व्हाट आर दी मेजर सीस्मिक वेव्स, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। पहला इज बॉडी वेव्स, सेकंड इज सरफेस वेव। बॉडी वेव्स में अगर देखें तो पी वेव्स और एस वेव्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम देख सकते हैं कि इससे बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड वी आर होपिंग कि इससे और ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे भी। ठीक है, तो दे आर कंप्रेसिबल, फास्टेस्ट, ट्रैवल थ्रू सॉलिड लिक्विड, यानी कि पी वेव्स जो है वो सारे मीडियम में ट्रैवल करता है। यहीं पे अगर हम एस वेव्स की बात करें तो शेयर ट्रैवल्स ओनली इन सॉलिड।
एस वेव्स की अगर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही प्रोपगेट होता है, ट्रांसफर होता है। इसके वजह से हमें ये भी पता चल सकता है कि अंडर जो हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, उसके अंदर अंदर ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं, कौन से स्टेट ऑफ मैटर में है। ठीक है। एंड लास्टली अगर हम देखें तो सरफेस वेव, जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव माने जाते हैं, ट्रेवल्स अलोंग अर्थ सरफेस, जनरली कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, जो मैंने आपको बताया। अगर हम देख सकते हैं कि व्हाट इज अर्थक्वेक स्वॉर्म्स, तो हम जान सकते हैं a sequence of earthquake occurring in a relatively confined area over a period of time। यानी कि बहुत ही confined एरिया रहेगा, लो मैग्नीट्यूड देखने को मिलेंगे, नो क्लियर डोमिनेंट मेजर शॉक। हम देख सकते हैं देर इज नो मेजर शॉक, अनलाइक द कन्वेंशनल मेजर शॉक एंड आफ्टर शॉक सीक्वेंस। यूजुअली अर्थक्वेक में हमें एक मेजर शॉक और एक आफ्टर शॉक देखने को मिलता है। ठीक है। Magnitudes may fluctuate and several earthquakes can be comparable magnitude। मैग्नीट्यूड जो है earthquake का, वो हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन वे में है। An earthquake swarm does not necessarily indicate that the major earthquake is imminent। हम देख सकते हैं कि जो earthquake है वो major folds, and हम देख सकते हैं indicates that a major earthquake is not a part of it। ओके। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस पूरे बात से करते हैं कि why महाराष्ट्र experiences earthquake despite being away from plate boundaries। प्लेट बाउंड्रीज जो होती हैं उनसे महाराष्ट्र बहुत ही ज्यादा दूर है। इट इज नॉट सराउंडिंग एनी मेजर प्लेट बाउंड्रीज और माइनर प्लेट बाउंड्री, तो फिर भी महाराष्ट्र में अर्थक्वेक्स क्यों देखने को मिल रहा है? तो हम लोग देख सकते हैं द मेजर रीजन इज की इंटरप्लेट सीस्मिसिटी। इंटरप्लेट सिस्मिसिटी की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही अलग अलग फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं। कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड होते हैं, कुछ वाटर फ्रैक्चर्स में और वाटर में उसमें घुस जाने की वजह से वाटर प्रेशर से बनते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं कि इंटरप्लेट सिस्मिसिटी देखने को मिलती है। महाराष्ट्र इज लोकेटेड विद इन द इंडियन प्लेट। हम जानते हैं इंडियन प्लेट के विद इन है महाराष्ट्र, अवे फ्रॉम अ मेजर एक्टिव प्लेट बाउंड्री। Hence, many earthquake have an example of intraplate boundary। यानी कि ये जो पूरा केस है, it is a reason of intraplate boundary। इंट्रा यानी कि within, plate यानी कि plate। The Indian plate continues to move northward and undergoes internal deformation। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इंडियन प्लेट है, हम ये जानते हैं कि इंडियन प्लेट अभी स्टिल मूविंग मूवमेंट पे है। हम जानते ये भी हैं कि जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, हिमालयंस हैं, वो भी कुछ ना कुछ अपनी ऊंचाई में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देर इज अ मूवमेंट ऑफ द प्लेट। अब चूंकि ये जो मूवमेंट ऑफ द प्लेट की वजह से हम देख सकते हैं कि ये नॉर्दर्न मूवमेंट के वजह से ही देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, तो उनमें से एक ये भी है कि इस रीजंस की वजह से भी ये अर्थक्वेक इंड्यूस हो सकता है जो अभी महाराष्ट्र में आया। रोल ऑफ डेक्कन ट्रैप्स। डेक्कन ट्रैप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ ए हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म। हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि इंट्रा प्लेट यानी कि प्लेट के बीचों बीच देर इज अ मूविंग प्लेट, एंड उसके वजह से जब भी हम देखते हैं कि देर इज अ वॉल्केनिक एक्टिविटीज, उस वजह से द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स एक्चुअली अकर्ड। ठीक है। तो मच ऑफ महाराष्ट्र लाइज ऑन द डेक्कन प्लेटू। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमिनेटेड बाय डेक्कन ट्रैप्स बसाल्टिक लावा फ्लो। बसाल्टिक लावा फ्लो का ये मतलब है कि बसाल्टिक इन नेचर बहुत ही ज्यादा फ्लोई इन नेचर में होता है। तो जब भी हम देखते हैं कि इसमें जो लैंड मास है, इट्स बेसिकली वो बसाल्टिक, वो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, बसाल्टिक फ्लो हुआ, उसके वजह से एक लैंड फॉर्म क्रिएट हो गया, जो कि एंडोजेनिक प्रोसेस भी है। ओके। formed around 66 million years ago through extensive volcanic eruption। बहुत सालों से continuous volcanic eruption experience हुआ, इसीलिए एक लैंडफॉर्म बना। ठीक है। Multiple layers of basaltic contains fracture, shear zone and zone of weakness। हम देखते हैं
कि इसी बसाल्टिक लेयर के विद इन अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे फॉल्ट्स, बहुत सारे दरारें देखने को मिलती हैं, जिनका एक्चुअली में दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों ये अर्थक्वेक आ रहा है। इन फॉल्ट्स में बेसिकली क्या होता है कि देर इज अ फॉल्ट, इसमें अगर पानी जम जाता है और कहीं ना कहीं इसका अगर वाटर प्रेशर बढ़ जाता है तो उस वजह से भी सीस्मिक एक्टिविटीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दीज प्री एग्जिस्टिंग वीकनेस कैन बी रीएक्टिवेटेड व्हेन टेक्टोनिक स्ट्रेस एक्यूमुलेट। यानी कि इंडियन प्लेट जो मूव कर रहा है और इस फ्रैक्चर्स का जब दोनों फैक्टर्स एक साथ जब काम करते हैं तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि अर्थक्वेक एक्चुअली में क्यों अकर हुआ। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो areas around Nasik and Palghar contains fractures and shear zone that can fluctuate local seismic activities। ये हम जानते हैं कि नासिक और पालघर ऐसे एरियाज हैं जहां पे ये फ्रैक्चर्स और शेयर्स हमने हमें एक्सपीरियंस यानी हमें लोकेशन दिखते हैं। Therefore, a major plate boundary is not essential for an earthquake. It is very important for us to know। ये prelims का एक statement हो सकता है कि जरूरी है, ऐसा हो सकता है कि the statement is कि it is very very essential कि a major plate boundary is essential for earthquake। तो ये वाला जो statement होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अलग अलग type of earthquakes भी हैं जो कि मेजर प्लेट के वजह से नहीं हो रहे हैं। अगर हम रोल ऑफ वाटर देखें कि इस पूरे जो ये जो पूरा हो रहा है इसमें रोल ऑफ वाटर क्या है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्चर्स हैं, रेनफॉल इंड्यूस की वजह से क्या होता है कि हैवी रेनफॉल हुआ तो उस वजह से पानी बहुत ही ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, इल्फिल्ट्रेट होकर के सॉइल में घुल जाता है। सॉइल में घुलने की वजह से ये जो फ्रैक्चर्स हैं उनमें जाकर के घुल जाता है और जो डीपर रॉक्स है उन तक पहुंच जाता है। अब जब ये फॉल्ट जोन्स की वजह से हम देख सकते हैं कि जब ये डीपर रॉक तक पहुंचा तो जो वाटर पोर प्रेशर था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए देखने को हमें मिलता है, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो एफिशिएंसी ऑफ फ्रिक्शन होल्डिंग है वो कम होते चली गई इस रॉक्स की। एंड उस वजह से जो रॉक्स हैं वो थोड़े से डिस्प्लेस्ड या फिर रगड़ते हुए दिखे, जिसके वजह से ये जो ट्रिगर ऑफ फॉल्ट मोमेंट यानी कि जो अर्थक्वेक है वो इंड्यूस्ड हुआ। ओके, अब हम लोग एक और एक रीजन देख सकते हैं कि क्यों यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स देखने को मिल रहे हैं। देर इज अनदर रीजन ऑफ रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी। इसको आप कह सकते हैं कि किसी तरीके से ये ह्यूमन इंड्यूस्ड भी है। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि कोयना वरना जो है इट इज एक्चुअली अ रीजन ऑफ महाराष्ट्र इज ग्लोबली इंपॉर्टेंस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। अगर हम देखें तो कोया डैम जो है ये कंस्ट्रक्ट जो हुआ था 1950s में हुआ था, जिस वजह से क्या हुआ कि इसके वजह से इस डैम बनने के वजह से जो सीस्मिक एक्टिविटीज है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली। बेसिकली क्या हुआ कि जब भी ये डैम बना इस वजह से क्या हुआ कि एक प्लेस में एक रीजन में पानी बहुत ही देर तक जमा रह गया, है ना। एंड इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि एक मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक आ भी चुका है 1967 में। एक्सटेंसिव डैमेज एंड डेथ्स हमने देखने को मिले थे। मैकेनिज्म कैन इंड्यूस इंक्रीज वाटर प्रेशर। एक ही जगह में अगर वाटर बहुत ही ज्यादा एरिया तक अगर घिरा हुआ रहेगा तो हमें देखने को मिलता है कि देर इज एन इंक्रीज इन द वाटर प्रेशर। ओके, एंड इसी वजह से और इल्फिल्ट्रेशन ऑफ फ्रैक्चर्स तो हम जानते ही हैं, उस वजह से भी जो रॉक्स का फ्रिक्शन है वो कम होता है, जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि वहां पे अर्थक्वेक हुआ एंड वाटर प्रेशर की वजह से किस तरीके से नाउ अर्थक्वेक वाज इंड्यूस्ड। Okay, now there is one question. Please give it a look. It is related to the topic we just studied. पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो earthquake swarms are characterized by the absence of a clearly identified major shocks. Okay. अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की तो हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र एक्सपीरियंसेस इंट्रा प्लेट सीस्मिक डिस्पाइट बीइंग लोकेटेड अवे फ्रॉम अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। यस, increased pore water pressure due to rainfall infiltration can under certain geographical condition trigger seismic activities. Okay, yes, it is also true. The occurrence of an earthquake swarm necessarily indicates that a major plate is imminent. ये जो लास्ट पॉइंट है इट इज रॉन्ग, सो द आंसर इज 1, 2 एंड 3। मैंने बताया कि इट इज नॉट नेसेसरीली अ मेजर प्लेट इज इमिनेंट। ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे फाइंडिंग्स हैं जो कि हम अगर देखेंगे तो हम थोड़े से आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं। ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के ऊपर ये पूरा टॉपिक है, एएफ। ओके, एंड मॉनसून, किस तरीके से मॉनसून जो है वो जो है एक्चुअली में हार्ट बीट का जो रिदम है उसको किस तरीके से अफेक्ट करता है। अगर हम देखें व्हाई इन न्यूज चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइफस्टाइल, हाइड्रेशन एंड इन्फेक्शन पैटर्न ड्यूरिंग मॉनसून में एग्रीवेट सिम्टम्स ऑफ एएफ। बेसिकली क्या है कि हम ये देख सकते हैं कि डायरेक्टली मॉनसून कहीं इफेक्ट नहीं कर रहा है इस पूरे रिदम को चेंज होने में, हार्ट के रिदम को चेंज होने में, बट हम देख सकते हैं कि ऐसे और भी अदर फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर के चेंज की वजह से, ह्यूमिडिटी के वजह से, लाइफस्टाइल के वजह से, हाइड्रेशन के वजह से, है ना, इन्फेक्शन पैटर्न के वजह से। तो ये सब ऐसे कुछ रीजंस हो जाते हैं जो डायरेक्टली तो नहीं है इन्फ्लुएंस, बट इनडायरेक्टली मॉनसून एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट हो जाता है on affecting the heart rhythm of a person. ठीक है। Rain itself does not directly cause AF. Rather, associated physiological behavior and changes can act as a trigger. तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि जो एट्रियल फिब्रिलेशन है, इट इज नॉट एक्चुअली बिकॉज ऑफ मॉनसून डायरेक्टली, बट यस इनडायरेक्टली। ओके, if we move on, so what is this, AF? What is this arterial fibrillation? So it is a irregular and often rapid heart rhythm, जिसको हम लोग अरिथमिया भी कहते हैं, arises from abnormal electric activities in the arrhythmia। इस वजह से क्या होता है कि जो हार्ट का रिदम है वो थोड़ा सा या तो लैग करने लगता है या तो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हाइपर टेंशन जैसी अगर कोई बीमारी किसी इंडिविजुअल को है तो वो बहुत ही ज्यादा वर्स हो सकती है। ठीक है। हम देख सकते हैं कि इट इज नॉट अरिथ्रिया डू नॉट कॉन्टैक्ट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर रिजल्टिंग इन एन इरेगुलर हार्ट बीट। यानी कि ये रिदम है ये कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है, इस पूरे कंडीशन को अरिथमिया कहते हैं। ठीक है। इट मे बी सिस्टमैट, इसका या तो एक देर कुड बी सम सिम्टम्स रिलेटेड टू इट, या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स पाए नहीं भी जाते हैं। ठीक है। इट कैन बी इन यू, इट कैन नॉट बी इन यू, तो वो चीज हमें देखने को मिल जाती है। नाउ यू कैन सी कि बेसिकली अगर मॉनसून रिलेटेड ट्रिगर्स बेसिकली क्या क्या इफेक्ट लाते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेंज की बात करें, थोड़ी सी भी टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी की अगर थोड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, चढ़ाव और उतार देखने को मिलता है, तो हम देख सकते हैं कि जो हार्ट का रेट है उस पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत ही ज्यादा तकलीफें भी देखने को मिल सकती है। डिहाइड्रेशन की अगर बात करें तो इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और कार्डियक इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज जो है इसमें एक डिस्टरबेंस यानी कि इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फीवर की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रिड्यूस इन फिजिकल एक्टिविटी, इस वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसमें भी हमें असर देखने को मिलता है। ऑल्टर्ड डाइट, अगर हम देखें कि अगर देर इज एन ऑल्टर इन द डाइट बिकॉज ऑफ ड्यू टू द मानसून, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो सॉल्ट है या फूड इनटेक है उस वजह से जो बीपी और फ्लूइड बैलेंस ऑब्वियसली फर्स्ट जो था वैसा ही यहाँ पे कुछ असर देखने को मिलता है। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, तो उस वजह से अरिथमिया बहुत ही ज्यादा मात्राओं में लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है। नाउ इफ वी सी की मेजर फैक्टर रिस्क फैक्टर्स टू एएफ यानी कि एरिथ्रिया फिब्रिलेशन में अगर हम देखें तो हाइपरटेंशन जो है उस वजह से जो एएफ की अगर कोई कंडीशन है तो वो बहुत ही ज्यादा वर्सन हो सकती है। सेम अगर हम देखें तो हम अगर अ पर्सन एंड इंडिविजुअल हैज एन एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज, तो उस वजह से भी उस इंसान को बहुत ही ज्यादा तकलीफों से गुजरते हुए देखा जाता है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन जो लोग करते हैं उन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा असर देखने को मिलती हैं। स्ट्रेस स्लीप डिप्रिवेशन में भी बहुत ही ज्यादा वर्सन हो जाते हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स भी बहुत ही इफेक्ट हो जाते हैं। सर्टेन इन्फेक्शन और फ्लूइड इम्बैलेंसमेंट देखने को मिलता है।
नाउ व्हाई एएफ इज इम्पोर्टेंट, ये पूरी जो हम लोग कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्ट रिदम के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस बेसिकली एक रिदमिक एबनॉर्मेलिटी को दिखाता है। यानी कि हार्ट का जो रेट है या तो वो बढ़ रहा है, या तो हार्ट का जो रिदम का रेट है वो या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। उस वजह से बहुत ही सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसके वजह से एज अ पॉलिसी मेकर जो आप बनने वाले हैं, एज एन ऑफिसर, आपको ये सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली क्या है कि एएफ के वजह से ब्लड क्लॉट का जो टेंडेंसी है और जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ते हुए दिखता है, जिस वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि देर इज एन इस्केमिक स्ट्रोक भी देखने को मिलता है, यानी कि ब्लड तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ये भी कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, ब्लड क्लॉट होता है, इस ब्लड क्लॉट की वजह से ही ये वाला स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, एंड इसी ब्लड क्लॉट की वजह से ही हम देख सकते हैं कि एबनॉर्मेलिटी में बहुत ही ज्यादा असर देखने को मिलता है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरिब्रोवैस्कुलर को बहुत ही ज्यादा इम्प्लीकेशंस, यानी कि बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो अरिथ्रिया फाइब्रिलेशन है इसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बहुत, एज वी नो कि रिदम अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस है, इधर उधर होता है, तो सबसे पहले हमें इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलती है। या तो इट इज एक्चुअली रेसिंग, यानी बहुत तेजी से धड़कने लगता है, या तो बहुत ही धीमे धीमे धड़कने लगता है। फ्रेग्यू, डिजीनेस, चक्कर आने लगेगा, हमें प्रॉपरली दिखेगा नहीं, तो ये चीज हम देख सकते हैं। ब्रेथलेसनेस, अगर आप थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप में ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव होने की वजह से और भी डिजीजेस को वेलकम करते हो। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, आपको चेस्ट में एक या तो शार्प पेन होगी या फिर बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील होगा। ओके, एंड मे समटाइम्स प्रोड्यूस ए नॉन नोटिसेबल सिम्टम्स। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स हों जो आपको, आपके प्रति नोटिस नहीं है, या आपको कोई भी सिम्टम्स इनमें से ना हो, बट इट डजेंट मीन कि आपके अंदर एएफ ना है। तो वो चीज भी आप देख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो अ नॉन नोटिसेबल symptom type of a disease. Now there is one question, give it a look. It is related to the topic we just studied. पहला अगर पॉइंट देखें तो इट इज एन एबनॉर्मल हार्ट रिदम इन्वॉल्विंग अनकोऑर्डिनेटेड इलेक्ट्रिकल activities of the erythria. Yes. Erythrial fibrillation can increase the risk of stroke due to formation of blood clots. Yes. Seasonal rainfall itself are a direct cause of erythria fibrillation. इस पॉइंट पे हम वापस आएंगे, just think about it. Dehydration and electrolyte imbalancement can act as a trigger for irregular heartbeat in susceptible individual. तो yes, अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें तो मॉनसून यानी कि सीजनल रेनफॉल जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा है। मॉनसून के वजह से जो भी चेंजेस हो रही हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, तो वो सब के वजह से होता है, तो इट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉज। हम देख सकते हैं कि 1, 2 एंड 4 इज द आंसर। प्लीज चेक अगर आपका आंसर सही था एंड हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रिलेटेड है इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन की, और काजीरंगा में कितने हद तक इसमें हमें कुछ चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी। सबसे पहले असम गवर्नमेंट जो है हैज प्रपोज्ड एन अप्रोचिंग टू द सेंटर to reduce the economic sensitive zone around Kaziranga National Park and Tiger Reserve. Kaziranga National Park is known for one-horned rhino, right? हम ये चीज जानते हैं, it's a basic fact. एंड असम गवर्नमेंट ने सेंटर से मांग की है, ये कहते हुए कि उन्हें जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है उनकी जो विड्थ है यानी ब्रेथ है वो कम करने की बात हो रही है, 1 किलोमीटर तक। बेसिकली क्या है कि मिनिमम इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन होना चाहिए ऑफ 1 किलोमीटर। ओके, तो वो चीज हमें यहाँ पे मांग देखने को मिल रही है।
अब इस चीज को लेकर के इतनी चर्चाएं क्यों हो रही? इंस्टेड ऑफ द डिफॉल्ट 10 किलोमीटर, ये जो डिफॉल्ट 10 किलोमीटर वाला जो पूरा दायरा है, ये बेसिकली एक रूल नहीं है, इट्स नॉट अ बाइंडिंग एजेंट, इसीलिए भी ये मांग की जा रही है। गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट, इसमें गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो लार्जर इकोनॉमिक जोन है, उस वजह से जो है, जो अर्बन एक्सपेंशन हो गया, जो सेटलमेंट्स हो गए, या फिर कोई भी ऐसा एक्टिविटीज, या हम देख सकते हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, तो ये सब एक्टिविटी में हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रेंट यानी रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। एंड वही रिस्ट्रिक्शन की अगर बात करें, तो इस रिस्ट्रिक्शन के वजह से मेजर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंश्योर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए भी इस पे बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट यानी कि असम गवर्नमेंट का कहना है कि थोड़ी सी इसको या तो कम कर दी जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, एस्टैब्लिश कर सकें। और कंजर्वेशनिस्ट अगर बात करें, तो स्मॉलर बफर जोन, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन बेसिकली है क्या? इट्स अ स्मॉलर बफर जोन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो उसके वजह से जो है, जो वहाँ के वाइल्ड लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उन पे बहुत ही गहरा असर देखने को मिलता है। यू कैन सी अ फोटो ऑफ वन हॉर्न राइनो। ना व्हाट आर इको सेंसिटिव जोन्स? इको सेंसिटिव जोन है वो प्रॉपर किसी नेशनल पार्क या किसी बायोडाइवर्सिटी के जो मेजर रिजर्व्स हो गए या सैंक्चुरीज हो गए, उनके इर्द गिर्द बनता है, ताकि उनका इंटरेक्शन, दो तीन रीजन है। एक तो ये रीजन है कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट कम किया जा सके, दूसरा ये कि जो बायोडाइवर्सिटी है उनको प्रॉपर इकोसिस्टम मिल सके, ऐसा कोई भी इफेक्ट ना हो जो कि डेवलपमेंट की वजह से इनको असर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वाइल्ड लाइफ को असर हो रहा है। तो बेसिकली इसीलिए एक बफर जोन फॉर्म किए जाते हैं, इन्हीं को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन कहते हैं। ट्रांजिशनल एरियाज, जो कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऐसे जो इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटीज हैं, रिजर्व्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। दे आर इंटेंडेड टू एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उनको ज्यादा ऐसा कोई भी स्पीशीज है उनको बहुत ही ज्यादा शॉक ना लगे। सो देर इज अ शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बिटवीन हाईली प्रोटेक्टिव इकोसिस्टम्स एंड इंटेंसिव ह्यूमन एक्टिविटी। इंटेंसिव ह्यूमन एक्टिविटी का यहाँ पे मतलब होता है जो इकोलॉजिकल, और साथ साथ में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इंटेंसिव ह्यूमन एक्टिविटी इज एक्चुअली इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो कि डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। लीगल बेसिस अगर देखें, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज अ लीगल बेस, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर प्रीलिम्स। प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि इसका जो लीगल बेसिस क्या है। ठीक है। और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें, अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ बफर जोन्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज इन 2002, यानी कि ESZ का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है वो अडॉप्ट किया गया है वो ऑन 2002 को। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, तो उनके 2011 गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोवाइड अ जनरल गाइडलाइंस, ताकि 10 किलोमीटर का एक बाउंड्री ऑफ प्रोटेक्टेड जोन रखें। ठीक है। तो ये पूरा ये गाइडलाइन आया था 2011 में। प्लीज रिमेंबर दिस टाइमलाइन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके प्रीलिम्स के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, आप ऐसे स्टेटमेंट्स अपने मेंस आंसर राइटिंग में दे सकते हैं, ताकि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाए। इज 10 किलोमीटर मैंडेटरी एवरीवेयर? नो। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक में ही यही बोला कि 10 किलोमीटर का जो ये पूरा दायरा है जो बनाने की बात हो रही है, ये बेसिकली मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। इट इज नॉट एन एक्स इट इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि ऐसे जजमेंट्स आए जिसमें ये चीज तय की गई कि ऐसे कुछ जोन्स हैं, ऐसे कुछ एरियाज हैं, जैसे होता है ना कि वी कैन से दैट ऑल साइज डजंट फिट ऑल, तो वो चीज यहाँ पे भी बोली जा रही है। इट कैन बी साइट स्पेसिफिक एंड बी स्मॉलर और लार्जर डिपेंडिंग ऑन द इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट एंड अ नोटिफाइड बाउंड्री। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि it can be larger, it can be smaller on depending on the requirements। पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसा बाउंड्री होना चाहिए। ऐसा बाउंड्री नहीं होना चाहिए कि एक ही जैसा हर जगह बना दिया गया, क्योंकि हर जगह एक ही मॉडल काम नहीं करता।
Ecologically important wildlife corridors, connectivity patches, and landscape link can justify extending a economic zone beyond 10 kilometers. 10 किलोमीटर से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट एक्टिविटीज विद इन इकोनॉमिक जोन क्या 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 एकदम ही रद्द कर दिए गए हैं कि ऐसे एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ऐसे भी कुछ एक्टिविटीज है जो हो सकते हैं बट उनको रेगुलेट करना बहुत ही जरूरी है टाइम टू टाइम। और ऐसे कुछ एक्टिविटीज है जो अच्छे तरीके से परमिट किए गए हैं। पर अगर हम लोग जो खारिज कर दिए गए हैं, जो प्रोहिबिटेड हैं, उसमें हम देख सकते हैं माइनिंग एक हो गया, पल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो हो गई वो उन एरियाज में नहीं हो सकते। यू कैन सी टूरिज्म एक्टिविटीज कुछ एक सर्टन तक हो सकते हैं, बट अगर हम देखें तो अनट्रीटेड वेस्ट को भी हम डंप नहीं कर सकते ऐसे जोन्स में, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही ज्यादा हद तक हानि करते हैं। रेगुलेटेड की अगर बात करें तो रोड वाइडनिंग, होटल्स, रिसोर्ट्स वहां पे बन सकते हैं। ट्री फेलिंग, कमर्शियल यूज ऑफ वाटर, पावर लाइंस, इंटेंसिव एग्रीकल्चर चेंजेस, हम ऐसे कुछ एक्टिविटीज देख सकते हैं जो वहां पे हो रहे हैं, बट उनको रेगुलेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर जो एकदम परमिटेड है तो हम देख सकते हैं कि इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गए, रेन फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, रेन्यूएबल एनर्जीज हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ है इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पे ज्यादा से ज्यादा परमिट किए गए हैं, और वो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मूविंग ऑन टू द सुप्रीम कोर्ट और उनका क्या जजमेंट है 1 किलोमीटर के दायरे को लेकर के। तो बेसिकली जो 2022 है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि एक मिनिमम ऑफ 1 किलोमीटर का एक इकोनॉमिक जोन बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इसमें होना चाहिए प्रॉपरली। However, the court consequently modified, clarified the blanket अप्रोच इन 2023। इसी बात को फिर पूरे तरीके से ये भी कह दिया गया कि वन साइज फिट ऑल यहाँ पे नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया, माना कि यहाँ बहुत सारे ऐसे जोन्स हैं जिनमें हमें 1 किलोमीटर रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ही रखने की जरूरत है। तो उस हिसाब से वन साइज फिट ऑल नहीं यहाँ पे लागू होगा। Areas having existing draft final economic zones notified were treated differently। यानी कि अलग अलग ऐसे जोन्स जहाँ पे हो सकता है कि कहीं पे कंजर्वेशन ज्यादा ही जरूरत है, कहीं पे उतना ज्यादा हम लोग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं डाल सकते, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एनवायरमेंट कंजर्वेशन है। ऑल्सो अलाउड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल एक्टिविटी सब्जेक्टेड टू कंडीशंस। कोर्ट ने ये जारू किया कि जो लोकल एक्टिविटीज है या कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको रेगुलेट किया जा सकता है। और प्रोहिबिटेड ऑन कमर्शियल माइनिंग अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज रिमेनिंग पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। माइनिंग आप नहीं कर सकते हैं वहां पे, आप इंडस्ट्री ऐसे नहीं सेटअप कर सकते जो बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो वो सब हम देख सकते हैं। तो वाई काजीरंगा पर्टिकुलरली सेंसिटिव, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे टॉपिक में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काजीरंगा इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और हम देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी फॉर वन हॉर्न राइनोस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए जानना कि काजीरंगा इज नोन फॉर विच एनिमल। इट इज हाईली वल्नरेबल, और एनुअल फ्लड भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है इस रीजन्स में। हम जानते हैं कि जो असम रीजन है, जो असम बेल्ट है, वहां पे हमें फ्लड्स देखने को बहुत ही ज्यादा मिल जाते हैं। एंड इस वजह से क्या होता है कि जब भी ऐसा फ्लड्स आते हैं तो जो भी एनिमल्स इधर रह रहे हैं वो नॉर्थवर्ड माइग्रेट करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें। अब इस वजह से क्या होता है कि हायर ग्राउंड्स में वो जाने की कोशिश करते हैं, जो कि जिनमें से एक कार्बी एंगलोंग हिल भी है साउथ ऑफ काजीरंगा। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, इट वाज एक्चुअली साउथ। जो एनिमल्स हैं जब भी फ्लड आती है वो साउथ में चले माइग्रेट करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं ताकि वो बच सके फ्लड से, है ना। एंड इस वजह से क्या होता है कि जो इकोनॉमिक सेंस सिग्निफिकेंस ऑफ द एरिया वो पार्क बाउंड्री से और ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है,
ठीक है। इसीलिए जो काजीरंगा है इसमें इकोनॉमिक जोन्स को एज थिक एज पॉसिबल डालना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके। जो काजीरंगा नेशनल पार्क और जो इस पूरे लैंडस्केप यानी कार्बी एंगलोंग जो लैंडस्केप है उन दोनों को कनेक्ट करता है, वो जो कॉरिडोर है दैट आर एक्चुअली क्रूशियल फॉर वाइल्ड लाइफ मूवमेंट। वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए वो जो कॉरिडोर है इट्स वेरी वेरी क्रूशियल। इसीलिए इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन को और ज़्यादा थिक रखना चाहिए, ताकि ऐसे जो भी एनिमल्स जो भी हैं एंड वन आर्म हॉर्न्ड राइनो जो हैं वो बहुत ही आसानी से माइग्रेट कर जाएं। माइनिंग और ऐसे जो जितने भी सैंड एक्सट्रैक्शन, रोड, अनप्लान्ड टूरिज्म, तो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं इस जो कॉरिडोर है इसको डिसरप्ट कर सकता है। इट इज ट्रू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि हम प्रॉपर हैबिटेशन, प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड कर सकें ऐसे स्पीशीज को जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं। ओके। नाउ देर इज वन प्रीलिम्स क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक। अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन से रिलेटेड है। पहला पॉइंट अगर देखें तो 10 kilometer extension prescribed from economic sensitive zones around protected areas is a mandatory uniform requirement applicable to all protected areas। इस पे आएंगे। दूसरा अगर हम लोग पॉइंट देखें तो ESZs are intended to act as a transitional zone between areas required high protection and area of relatively intensive human activities। Yes, it is correct। थर्ड अगर देखें तो commercial mining is generally prohibited in ESZs। Yes। The extent of an ESZ can be determined on a site specific basis। वन साइज फिट ऑल वाला नहीं है। ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट सही हो जाता है। अगर पहले पॉइंट पे जाएं तो हम जानते हैं कि इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि आर आंसर इज 2, 3 एंड 4। प्लीज इसको आगे बढ़ते हैं दूसरे ऐसे बहुत ही एसेंशियल टॉपिक पे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ही दिनों से चर्चों में है। ठीक है। एथेनॉल 20 के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। फ्यूल है बहुत ज्यादा, प्रोज है, कुछ कॉन्स हैं जो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। तो उसी में पूरी बात हो रही है। द रोड ऑन E20 इज नॉट विदाउट बम्प्स, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे देर इज अ लॉट ऑफ, यू कैन से देर इज अ लॉट ऑफ प्री कंसीव नोशंस, बट हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे से हमें इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग की अगर बात करें तो जो एनर्जी से सिक्योरिटी है इसको इंश्योर करता है। बहुत ही सारे एस्पेक्ट्स में बहुत ही अच्छा है और व्हीकल कंपैटिबिलिटी को भी करता है। अभी रिसेंटली IIT कानपुर ने इसके ऊपर पूरा रिसर्च करा, इसके ऊपर एक रिपोर्ट डाला, एंड बहुत से ऐसे प्री कंसीव नोशंस थे वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है इसका मिशन इन इंडिया बेसिकली है क्या। तो 2001 में अगर हम देखें तो ये पहली बार आया था। नेशन वाइड प्रोजेक्ट ये 2003 में बना। टोटल मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस इसका मेन है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री का नाम प्लीज याद रखिएगा। प्रीलिम्स में ऐसा एक स्टेटमेंट आ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए प्लीज रिमेंबर। फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स एंड नीति आयोग का एक रोड मैप जारी किया गया बाय नीति आयोग। तो वो चीज हमें देखने को मिलता है कि देर इज अ फ्रेमवर्क, और मेन टारगेट अभी तक यही है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करना जरूरी है बाय 2025-26। बेसिकली अगर आप देखें तो वेस्टर्न एशिया में जो इतने सारे स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर के जो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो कमोडिटीज हैं, जो इम्पोर्टेड कमोडिटीज हैं, उनके प्राइसेस राइज होते हुए दिख रहे हैं। तो उसी को लेकर के एक देर इज अ फ्रेमवर्क एंड अ रोड वर्क दैट इज बीइंग क्रिएटेड। अगर हम लोग कोर पिलर्स देखें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये एनर्जी सिक्योरिटी पे बात करता है। एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है
जिसमें जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है और जो हमारा फॉरेक्स है उनको हम बचा सकते हैं, ऑयल इंपोर्ट कम कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के जो एनर्जी सिक्योरिटी है बहुत ही ज्यादा मेजर रीजन है कि क्यों E20 अभी चर्चाओं में है और क्यों इतना ज्यादा इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। फ्रेम, अगर फार्मर्स एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बेसिकली E20 कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, तो हम देख सकते हैं कि फार्मर का जो इनकम है वो एथेनॉल प्रोक्योरमेंट से बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है आप नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि देर आर फ्यू ऑफ द क्रॉप्स, जैसे शुगर केन हो गया, मेज, राइस, सरप्लस ग्रेन्स हो गए, इनके वजह से एथेनॉल बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा एक हम देखने को मिलता है कि देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मोनोक्रॉपिंग, राइट, जिसमें एक लैंड पे एक ही जैसा क्रॉप बहुत ही एक्सटेंसिव वे बहुत ही रेगरस वे में उगाया जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इसको प्रमोट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सॉइल के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, साथ साथ में हमारा न्यूट्रिशियस जो इनटेक है या फिर हमारे जो ईटिंग हैबिट्स है उनको भी चेंज होते हुए दिख रहा है। प्लस हम देख सकते हैं जैसे शुगर केन, मेज, राइस और ये सब ऐसे कुछ ग्रेन्स हो गए, ये इथेनॉल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल बन जाते हैं। क्लाइमेट एक्शन अगर देखें तो CO2 एमिशन यानी कार्बन सिंकिंग को भी ये बढ़ावा देता है, एंड इस वजह से जो नेट जीरो बाय 2070 है ये भी टारगेट के तरफ इट इज अ पॉजिटिव स्टेप बाय द गवर्नमेंट। अब अगर हम लोग देखें कंपैटिबिलिटी गैप इन इंडियाज व्हीकल फ्लीट, हम ये देख सकते हैं कि देर आर मेजर कंसर्न्स। जैसे बहुत ज्यादा आपने अपने अगर नरेटिव में सुना होगा तो दे आर सेइंग कि जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं उनके लिए E20 बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, उनका इंजन खराब कर सकते हैं। तो उसी पे देखते हैं कि टोटल पेट्रोल व्हीकल अगर देखें तो अप्रोक्स अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 310 मिलियन व्हीकल है। उसमें से अगर हम देखें तो 70 मिलियन आर एक्चुअली 23% आर एक्चुअली E20 कंपैटिबल। ओल्डर एंड नॉन कंपैटिबल हम देख सकते हैं कि ज्यादा तादाद में है। टू व्हीलर्स में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भी कंपैटिबिलिटी में नंबर्स कम है। कार्स और SUV में भी यू कैन सी दिस डेटा। एंड अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग की कंसर्न्स देखें तो हम देख सकते हैं 70% ऑफ द पेट्रोल फ्लीट इज लीगसी व्हीकल, क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर E20 ट्रांजिशन। गवर्नमेंट जो है ये E20 ट्रांजिशन को इंश्योर करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम इसको डायरेक्टली लागू करने से ये कंज्यूमर्स के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो यही ट्रांजिशन जो है इसको स्मूथ करने का पॉलिसी बनाना चाहिए। कंसर्न्स अगर देखें जो कि इससे रिलेटेड है कि सबसे पहले इट गिव्स अ लो माइलेज। जो एथेनल जो ब्लेंडिंग है इसके वजह से जो एफिशिएंसी है वो कम होते हुए दिखती है। वही अगर हम लोग देखें कि एथेनॉल अगर वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो इट विल एक्चुअली कॉज सर्टेन इश्यूज। ओके, it will cause certain issues. Water ethanol together can increase corrosion of some metal fuel system कंपोनेंट्स। हम देख सकते हैं कि ऐसे कुछ ऐसे इंजन के कंपोनेंट्स हैं जिनको हार्म कर सकता है और कोरोजन कॉज कर सकता है। तो एब्जॉर्प्शन की वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम सामने आए जा रहे हैं। डैमेज टू ओल्ड कंपोनेंट्स, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एथेनॉल है, जैसे ओल्ड रबर सील्स हो गया, प्लास्टिक्स पार्ट हो गए, तो इन सबको कहीं ना कहीं डैमेज करता है। ये सब ऐसे कुछ इश्यूज थे जो सामने आ रहे थे। कोरिजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और इंजन फ्यूल सिस्टम इशू की अगर बात करें तो इनकम्पैटिबल ओल्ड व्हीकल्स में जो इंजन्स हैं और जो फ्यूल सिस्टम है वो उतने अच्छे तरीके से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इथेनॉल को लेके, तो इसीलिए भी कुछ ऐसे इश्यूज और कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली जो IIT खड़गपुर ने जो स्टडी किया है, बेसिकली जो रिपोर्ट है इसमें बहुत से ऐसे मिथ हैं जो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आते हैं। पहला पॉइंट अगर देखें तो जो इम्पैक्ट है इसके ऊपर ये पूरा स्टडी हुआ। इसमें ये पता चला कि देर वॉज नो एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इंजन डैमेज। इंजन डैमेज का कोई भी प्रॉपर यू नो नहीं देखा गया। न्यू और ओल्डर व्हीकल दोनों कंसिडर है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो फ्यूल एफिशिएंसी की तो वो भी कुछ ज्यादा मेजर रिडक्शन नहीं देखने को मिला। एफिशिएंसी वाज एज इट इज,
ओके, और रिडक्शन अगर देखा भी जाए तो इट इज एक्चुअली बिलो 5%, यानी कि बहुत ही कम नंबर पे। अगर हम लोग देखें तो ये देख सकते हैं कि देयर वाज चैलेंजेस क्लेमिंग द E20 कॉज वाइड स्प्रेड इंजन डैमेज। इसी चीज को लेकर के कॉम्बैट करने को लेकर के, या पढ़ाई, इस चीज को स्टडी करने को लेकर के इस पूरे स्टडी को किया गया। However, the concerns about fuel contamination, please remember this point is very important. Fuel contamination, moisture और chloride levels, ये सब ऐसे कुछ फैक्टर्स थे जो इस पूरे स्टडी में इंक्लूड नहीं किए गए। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल बहुत सारी चेंजेस हैं मिथ में, बट ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कि पूरी तरीके से इस स्टडी में कंसिडर ही नहीं किए गए। व्हाट शुड गवर्नमेंट डू? सबसे पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वे फॉरवर्ड का, ये सब पॉइंट्स हो सकता है आपके मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो इट सबसे पहले जो गवर्नमेंट है उसको फ्यूल में चॉइसेस देने चाहिए। डायरेक्टली ट्रांसफर करने से, ट्रांजिशन करने से इस चीज, ये जो पूरा जो मसला है ये बहुत ही ज्यादा वर्सन और बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिव हो सकता है। तो इसलिए जो फ्यूल चॉइस है उनको ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस, कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस दिया जाए। क्लियर लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग किया जाए पंप्स पे, पेट्रोल पंप्स पे कि E10, E20 एक्सेट्रा, ताकि कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रॉपरली अपने गाड़ी यानी कि अपने व्हीकल को रिलेशन में रखते हुए एक राइट फ्यूल चूज कर सके। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, जितनी भी, जो भी, अगर E20 हो, E10 हो, या कोई भी ऐसे पेट्रोल हो, वो सब के को लेकर के देयर शुड बी अ प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल, एक प्रॉपर क्वालिटी चेक होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा व्हीकल है तो उसमें ऐसी कोई भी नॉन कंपैटिबिलिटी ना देखने को मिले। और प्रोटेक्ट ओल्ड व्हीकल्स, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो एक्चुअली में ओल्ड व्हीकल्स को खराब कर सकते हैं, तो उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए रेगुलेशन को बनाना चाहिए, पॉलिसी को ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ पेट्रोल पंप्स जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमी की वजह से भी कंज्यूमर्स इस चीज को नहीं मान रहे हैं, जो E20 जो पूरा ये टेक्नोलॉजी है इसको नहीं अपना पा रहे हैं। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग, कंडक्ट लॉन्ग टर्म रियल वर्ल्ड स्टडीज ऑन माइलेज, ये सब चीज को लेकर के जितने भी क्या डैमेज होने वाले हैं, क्या माइलेज है, क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं, उन सबको कंसिडर करते हुए एक प्रॉपर रियल लाइफ टेस्टिंग और स्टडिंग करनी चाहिए, ताकि इसे क्लियर हो सके कि बहुत ही ज्यादा क्या क्या जरूरी है और एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हो रहा है रियल लाइफ में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर जो है बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करने का ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसमें कंप्लेंट्स, टेस्टिंग और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किए जाए अगर ऐसा कोई डैमेज होता है तो, ठीक है। एंड जो ट्रांजिशन है वो तुरंत नहीं होना चाहिए, जो भी अभी जो भी यूज हो रहे हैं उसका ट्रांजिशन टुवर्ड्स E20 शुड बी एज स्मूथ एज पॉसिबल। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ देर इज वन मेंस क्वेश्चन, प्लीज गिव इट अ लुक। आप देख सकते हैं देर इज वन मेंस क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट, ट्राई टू सॉल्व इट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे हर मॉड्यूल के आखिर में हम प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक्स को देखते हैं, वैसे ही इधर भी हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में बात होने वाली है। वेस्ट एशिया में हमें देखने को मिला है देर इज अ मेजर ऑयल स्पिल एट हारा मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसमें एक मेजर ऑयल स्पिल देखने को मिला है, ठीक है। एंड ये वेस्ट एशिया से एसोसिएटेड है। कॉन्फ्लिक्टिंग हैम्पर क्लीन अप, रिस्किंग मेरीन लाइफ एंड कोस्टल डिफेंस। जब भी बात आती है ऑयल स्पिल की तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट मेरीन बायोडाइवर्सिटी लाइफ को इफेक्ट होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें भी एक डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक माने जाते हैं, ठीक है। अगर हारा मैंग्रोव्स की बात करें तो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। नर्सरी फॉर श्रिम्स, क्रैब्स, फिशेस एंड माइग्रेटरी बर्ड्स।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे मैंग्रोव्स हो गए या वेटलैंड्स हो गए, ये बहुत ही ज्यादा इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बिकॉज माइग्रेटरी बर्ड्स का भी रिसेंटली पॉपुलेशन घटते हुए नजर आ रहा है। इसके दो तीन और रीजंस हैं, इस बारे में हमने डिस्कस किया है पिछले कुछ मॉड्यूल में। एंड आप देख सकते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स ऑल एज इट इज बहुत ही ज्यादा इफेक्ट में है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है। अगर हम देखें तो कंसिडर मेनली एज अ ग्रे मैंग्रोव ट्रीज में से एक है। रूट फिल्टर सलाइन वाटर, प्रिवेंट इरोजन एंड एक्ट एज अ कार्बन सिंक। यानी कि मैंग्रोव्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सलाइन वाटर को पहली बात तो फिल्टर कर सकें, इकोसिस्टम को प्रॉपरली बोला जाता है ना, रिस्टोर कर सकें, एंड जो इरोजन है उसको प्रिवेंट कर सके, और कार्बन सिंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन सिंक को कम कर सके। इम्पैक्ट अगर हम देखें इस पूरे ऑयल स्पिल का, तो सबसे पहला फूड चेन में एक डिसरप्शन देख सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ डैमेज टू द फिशरीज, जो मेजर इकोनॉमी भी है, जो कि इस पूरे इकोसिस्टम या इस पूरे लैंड पे डिपेंड करता है, उस वजह से भी ये जो फिशरीज है, उस वजह से भी हमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखने को मिल जाता है। टूरिज्म में बहुत ही ज्यादा असर पड़ सकता है, और लोकल लाइवलीहुड पे भी बहुत ही ज्यादा इंटॉक्सेशन की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। कैंसर एज अ, नाउ देर इज अनदर टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं, इज अ कैंसर एज अ नोटिफेबल डिजीज। यानी कि ऐसे कुछ डिजीज जो कि लिस्ट किए गए हैं, ताकि अगर इनका आउटब्रेक होता है या दो तीन ऐसे केसेस भी आते हैं, तो तुरंत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को आगाह कर दिया जाता है। तो उनमें से अब कैंसर भी एक आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज टू कंसिडर डिक्लेयरिंग कैंसर एज अ नोटिफाइबल फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड केयर। अब चूंकि ये जब भी ऐसा कुछ दो तीन केसेस भी होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक बात चली जाती है, तो उस वजह से जो डिटेक्शन है, जो केयर है, वो बहुत ही इफेक्टिव वे में इंश्योर किया जा सकता है। करंट स्टेटस अगर देखें तो 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इसको ऑलरेडी नोटिफाइबल डिजीज मानती है। ठीक है। और सेंटर का अगर स्टैंड देखा जाए तो हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और ये जो पूरा अगर नोटिफाइबल करना भी है, तो इट वुड बी द स्टैंड ऑफ द स्टेट, नॉट द स्टैंड ऑफ द सेंटर। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ये आपके प्रिलिम्स में आ सकता है, एंड इस वजह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स, एंड उस चीज़ को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कोर्ट ऑर्डर अगर देखा जाए तो जो बाकी के 19 स्टेट्स हैं उनमें भी ऐसे ऐसा नोटिफाइबल कैंसर को जारी करने के लिए कह दिया गया है। सिग्निफिकेंस अगर देखें तो इस वजह से सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, जिसको क्योर करना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रॉपर वे में हो पाएगा, और नेशन वाइड जो जो कैंसर स्क्रीनिंग है। और हम देख सकते हैं कि अभी रिसेंट डेज में हम देख रहे थे कि कीमोथेरेपी किस तरीके से उनका एक शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, तो उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ एड्रेस कर सकता है बहुत ही एक्सटेंसिव वे में। नाउ देर इज अनदर टॉपिक जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सप्तधारा फ्रेमवर्क। यानी कि विकसित भारत को लेकर के देर आर 7 मेजर डेवलपमेंट पिलर्स, जो कि एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर हम देखें तो 7 पिलर में से मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन जैसे भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। पीएम गति हो गया, डिफेंस सेल्फ रिलायंस हो गया, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी एंड इंडिया सॉफ्ट पावर। तो ऐसे कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, पिलर्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए इसको प्रॉपरली एनलिस्ट किया गया है। और एआई इनमें से एक है। इसमें ट्रेनिंग ऑफ 1 करोड़ यूथ इन एआई ओवर द नेक्स्ट ईयर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे विकसित भारत को अचीव करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रहा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर यंग यूथ टू नो कि बेसिकली ये जो एआई ट्रेनिंग है ये क्या है, और एआई में उन्हें पूरा पारंगत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसके बारे में वी नो
कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेजर रूट देखा जा रहा है इंडिया का इज अ स्किल मिसमैच। तो वो चीज हमें देख सकते हैं कि जो स्किल मिसमैच है वो कहीं ना कहीं इस चीज से भी रिलेटेड है, बिकॉज स्किल प्रॉपरली है नहीं, जॉब्स जो है उनके लिए स्किल कम पड़ जाती है। तो एक चीज ये है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस पूरे पिलर में है इज न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी सिक्योरिटी की जहां तक बात की जाए तो अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम है दैट एक्चुअली वांट्स टू इनहेंस दी टारगेट जो है, ये टारगेट इंश्योर करने की बात हो रही है। यहाँ पे 100 गीगावाट कैपेसिटी बिल्ड करने की बात हो रही है बाय 2047 विथ 3 न्यू रिएक्टर्स एक्सपेक्टेड इन 6 to 7 years। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, एआई को एनहांस करने का, उसको लेकर के एआई को लेकर के ट्रेन होने का, एंड बाकी ऐसे जितने भी हमारे डेवलपमेंट हैं। इफ यू सी एट दिस ब्रोशर यू कैन सी इट। Okay, give it a look. If you want to take a screenshot, you can. Now, there is one question that we are going to see. इस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैंग्रोव इकोसिस्टम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो पहला अगर पॉइंट देखें तो मैंग्रोव्स आर जनरली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटरडायल कोस्टल रीजन्स। यस, इट इज करेक्ट। दूसरा अगर देखा जाए तो न्यूमैटोफोर्स हेल्प मैंग्रोव प्लांट्स ऑब्टेन ऑक्सीजन इन वाटर लॉग्ड सॉइल। यस, इट इज ट्रू। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको आप अपने नोट पे नोट कर लें। थर्ड है ऑल मैंग्रोव स्पीशीज रिप्रोड्यूस थ्रू विविपेरी। प्लीज नोट दिस कि ये जो लास्ट पॉइंट है ये रॉन्ग है। आई टेल यू व्हाई। कि जब भी कोई स्टेटमेंट होता है उसमें जब भी ऑल आ जाता है देर इज अ मोस्ट एंड मोस्ट चांसेस कि वो गलत है, क्योंकि कोई भी चीजों में किसी भी चीज को देखें तो फिर उसमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी देख सकते हो। बेसिकली इसका आंसर 1 और 2 है। यू कैन सी इट एंड यू कैन डू इट। विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस मॉड्यूल। डियर एस्पिरेंट, आई होप आप बहुत ही कंसिस्ट वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सटेंसिवली अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। कोई भी डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर हो जाए, प्रॉपर खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, मेंटली अपने आप को फिट रखें, फिजिकली अपने आप को फिट रखें। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।